हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोशन पांडे। आज हम लोग जो है अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि किसी बॉडी का रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनफैक्ट हम लोगों ने मोशन को जो है अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई भी किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। यानी कि हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स देखने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा बेसिक हैं, बट मोशन से जुड़े हुए टर्म्स हैं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो ये टर्म्स आपके पूरे के पूरे फिजिक्स में काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले हैं। दैट्स वाई इन टर्म्स को समझिएगा ध्यान से। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टर्म से। हमारा पहला टर्म है पॉइंट ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी का साइज उसके कवर किए गए डिस्टेंस के मुकाबले, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है किसी फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, अगर उस डिस्टेंस के मुकाबले उस बॉडी का साइज काफी ज्यादा छोटा हो, तो उस मोशन के दौरान हम उस बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ग्रेट। आइए समझते हैं इस बात को एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से मेरे पास एक कार है। अब कार का साइज क्या होता है? नॉर्मली फ्यू मीटर्स में होता है, जबकि हमारी कार जो डिस्टेंस कवर करती है वो फ्यू किलोमीटर्स में होता है। अब आपको पता है कि किलोमीटर मीटर से काफी बड़ा यूनिट होता है। तो क्या हम उस पूरे मोशन के दौरान, जहां पे हमारे कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो फ्यू किलोमीटर्स में है, क्या उस डिस्टेंस के दौरान, उस मोशन के दौरान, क्या हम अपने कार को ट्रीट कर सकते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह? बिल्कुल। तो आइए हम लोग इस बात को एक छोटे से पॉइंट के फॉर्म में फ्रेम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं अ बॉडी or an object is said to be a point object if the distance covered by the body in a finite duration of time is much larger than the size of the object. ग्रेट। अगर हम चाहें तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू। हमें पता है कि हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है, और ये रिवोल्यूशन काफी ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि सन का साइज अर्थ के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, और अर्थ को सन के अराउंड काफी बड़े रेडियस में घूमना होता है। और वो साइज जिस जिस पाथ पे अर्थ घूमती है सन के अराउंड, वो अर्थ के साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा होता है। दैट्स वाई हम अर्थ को ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन हम उसे ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ग्रेट। चलिए अपन समझते हैं अगला बेसिक टर्म, जो कि है पोजीशन। सेकेंड टर्म है
पोजीशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टर्म है पोजीशन। आइए समझते हैं क्या होता है पोजीशन। किसी भी पार्टिकल का किसी सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम पे स्पेस में क्या लोकेशन है, उसी को बोलते हैं उस पार्टिकल का उस सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम पे पोजीशन। इट मीन्स की पोजीशन कुछ और नहीं बल्कि पार्टिकल का किसी भी सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम का एड्रेस होता है, पता होता है। दैट्स कॉल्ड पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम। अगर मैं इस बात को एक पॉइंट के फॉर्म में फ्रेम करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? दी पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल refers to its location in space at a certain moment of time. ग्रेट। अगर मैं इस चीज को आपको समझाने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं, देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल क्या हो सकता है? लेट्स से हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारी ओरिजिन है। अब देखिएगा इनिशियली लेट्स से या किसी टाइम t1 पे हमारा पार्टिकल कुछ यहां पर खड़ा था t1 टाइम पे, और आफ्टर सम टाइम जब टाइम घड़ी में t2 हो रहा था तब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो इस पार्टिकल का लोकेशन ही इस t1 टाइम का पोजीशन होगा। सिमिलरली इस पार्टिकल का लोकेशन ही इस t2 टाइम का पोजीशन होगा। और हम लोग पोजीशन को मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द कोऑर्डिनेट। तो लेट्स से इस t1 टाइम पे इस पॉइंट का, इस पार्टिकल का जहां पार्टिकल खड़ा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट्स से x1, y1 है। तो ये x1, y1 ही हमारे पार्टिकल का इस t1 टाइम का पोजीशन है। सिमिलरली जब टाइम t2 है उस समय लेट से पार्टिकल जहां पर खड़ा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 है तो ये x2, y2 ही हमारा इस t2 टाइम का पोजीशन है। अब देखते हैं हमारा तीसरा टर्म, और हमारा तीसरा टर्म है डिस्टेंस। आइए समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। लेट्स से हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है और अगर अपने मोशन के दौरान उसने जो भी पाथ कवर किया है किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, उस पाथ के लेंथ को ही, उस पाथ के लंबाई को ही हम बोलते हैं हमारा डिस्टेंस। इट मींस कि डिस्टेंस सिंपली क्या होता है? हम अपने मोशन के दौरान जो भी रास्ता कवर करते हैं उस रास्ते का लेंथ, उस रास्ते की लंबाई ही हमारा डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं इस बात को एक पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन each the length of the path covered by the particle
in a given interval of time. ग्रेट। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सासाराम से वाराणसी का डिस्टेंस क्या है, तो बंदा आपसे क्या पूछना चाहता है? वो आपसे सिंपली पूछना चाहता है कि सासाराम से वाराणसी जाने का जो रास्ता है, जो पाथ है, उस पाथ का लेंथ कितना है। उसे आपसे बिल्कुल भी नहीं जानना है कि आपको सासाराम से वाराणसी जाने के लिए आपको किस ओर जाना होगा। उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि सासाराम से वाराणसी जाने वाले रास्ते का, पाथ का लेंथ कितना है, लंबाई कितनी है। दैट्स वाई डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, उससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अगर मैं नोट में इस बात को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? नोट, हमारे नोट का फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ग्रेट। अब चूंकि डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके पास यूनिट भी होगा, और अगर इसके पास यूनिट भी होगा तो मुझे जानना पड़ेगा कि इसका आखिर एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एमकेएस यूनिट क्या होता है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है। तो अगर मैं डिस्टेंस के एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट सिंपली होता है मीटर। ग्रेट। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस के सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट की, तो डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। और डिस्टेंस का जो एमकेएस यूनिट होता है, एमकेएस, वो होता है सिंपली किलोमीटर। हां, ऐसे मैं बता दूं, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट, और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। ग्रेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है या फिर डायमेंशन क्या होता है, तो ये निकालना बहुत ही आसान है। डिस्टेंस का डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। डिस्टेंस बेसिकली क्या है? लेंथ। तो चूंकि डिस्टेंस में लेंथ है और लेंथ सिर्फ एक बार आया है, मीटर सिर्फ एक बार आया है, या फिर सेंटीमीटर सिर्फ एक बार आया है, तो मैं लिखूंगा, चूंकि इसमें मास तो है नहीं तो m0, चूंकि ये लेंथ है तो l, चूंकि एक बार आया है तो l1, और टाइम तो है नहीं इसमें तो t0। तो डिस्टेंस का डायमेंशन होगा m0 l1 t0। चलिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस के ऊपर, और इस क्वेश्चन के थ्रू अपन समझेंगे और ज्यादा डिटेल में कि डिस्टेंस क्या होता है। क्वेश्चन है कि राम टेक्स अ पाथ 1 दैट इज स्ट्रेट लाइन टू गो फ्रॉम P to Q, and Shyam takes path 2 that is semicircle. Find the distance traveled by Ram and Shyam. यानी कि P से Q जाने के लिए राम ने कौन सा पाथ चुना? राम ने पाथ 1 चुना जो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, और P से ही Q जाने के लिए श्याम ने एक दूसरा पाथ चुना, और वो पाथ क्या था? वो पाथ था ये सेमी सर्कल, ये पाथ नंबर 2। तो मुझे बताना है कि P से Q जाने में राम को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा और श्याम को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। अब मुझे पता है कि डिस्टेंस का सिंपली मतलब होता है आपने जो भी पाथ कवर किया है उस पाथ का लेंथ, दैट्स इट। तो देखिए राम ने जो पाथ कवर किया है, राम कैसा गया है? राम जो है इस पाथ 1 के थ्रू, इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू P से Q गया है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा? ये बेसिकली इस सेमी सर्कल का डायामीटर है, और आप देख सकते हैं इस डायामीटर की लेंथ कितनी है? 100 मीटर। दैट्स वाई डिस्टेंस कवर्ड बाय राम
distance covered by Ram is nothing but the length of this path, straight line PQ, और वो कितना है 100 मीटर. दैट्स इट. ग्रेट. चलिए अब देखते हैं अपन कि श्याम ने जो पाथ कवर किया उसकी लेंथ कितनी है. मुझे पता है कि श्याम P से Q जाने के लिए सिंपली इस से इस्तेमाल किया है इस सेमी सर्कल का, और हमें पता है कि सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कुछ और नहीं बल्कि एक सर्कल के सरकमफेरेंस का आधा होता है, और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर. तो फिर कितना होगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज पाई आर. तो अगर मुझे श्याम का डिस्टेंस कवर्ड लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय श्याम is simply pi into r. और पाई को अपन ऐसे रख सकते हैं, और हमारा r कितना होगा, अगर हमारा डायामीटर है 100 मीटर तो हमारा रेडियस कितना होगा 50 मीटर, यानी कि हमारा इस पाथ का लेंथ होगा 50 पाई मीटर. दैट्स इट. ग्रेट. चलिए अपन अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन है a wheel completes 2000 revolutions to cover 9.5 kilometer distance. Find the diameter of the wheel. एक व्हील है जिसने जब 2000 रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए तो ऐसा करने के दौरान उस व्हील ने 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. तो बताइए कि उस व्हील की डायामीटर कितनी है. तो एक काम करता हूं, मैं व्हील का रेडियस r मान लेता हूं. तो अगर मुझे रेडियस मिल जाए तो मुझे पता है डायामीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस. तो मैं सिंपली रेडियस पहले निकालता हूं, और मुझे अगर रेडियस मिल जाएगा तो मैं उससे अल्टीमेटली डायामीटर निकाल लूंगा. तो मैं लिखता हूं लेट द रेडियस ऑफ द व्हील be स्मॉल r. ग्रेट. अब मुझे पता है कि एक व्हील लेट से ये व्हील है, ये व्हील जब एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा इस सरफेस के ऊपर, यानी कि ये पॉइंट जो अभी टच में है ग्राउंड के साथ, जब ये घूम के वापस से ग्राउंड के साथ टच में आ जाएगा तब तक ये व्हील इस ग्राउंड पे जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो इस व्हील के सरकमफेरेंस के बराबर होगा. इट मींस कि ये व्हील एक रिवोल्यूशन में अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है. तो मैं लिख सकता हूं क्या कि डिस्टेंस covered by the wheel in one revolution equals to 2 pi r. और ये क्या होता है 2 pi r? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल. और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू पाई, और r हमने खुद ही r माना हुआ है तो सिंपली 2 पाई r. बट मेरे व्हील ने एक रिवोल्यूशन नहीं बल्कि 2000 रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2000 रिवोल्यूशंस सिंपली क्या होगा, एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस इनटू 2000. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 इंटू 2 पाई आर, और ये सिंपली कितना हो जाएगा 4000 इंटू पाई आर.
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिस्टेंस 9.5 किलोमीटर के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4000 पाई आर जो डिस्टेंस है वो 9.5 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर मैं चूंकि किलोमीटर जो है वो आपको डिस्टेंस का एसआई यूनिट नहीं होता है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूं एसआई यूनिट में तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.5 इंटू 10⁻³ तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा, आप देख सकते हैं कि यहां से ये 3 जीरो 1 2 3 और ये 3 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझे यहां से मिलेगा r इक्वल्स टू 9.5 अपॉन 4 पाई। बट मुझे तो निकालना था इस व्हील का डायामीटर, तो मेरा डायामीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस यानी कि 2 इंटू दिस, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा तो मुझे मिलेगा 9.5 अपॉन में 2 पाई। अब चाहे तो आप इस यहां पे मैं यहां लगाता हूं मीटर, और अगर मैं यहां पे पाई की वैल्यू पुट कर दूं 3.14 या फिर 22/7 तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.5 मीटर। ठीक है, हम लोग आगे की क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ और भी बेसिक टर्म्स, बट अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।